गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी पाठ्य पुस्तक में हम आज 8 चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात के बारे में पढ़ेंगे। लेखक का नाम है राकेश मोहन राकेश और उनका जन्म हुआ था सन 1925 में और उनका निधन हुआ था 1972 में। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार कवि मोहन राकेश का मैंने पिक यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ये पिक आप देख सकते हो। कवि मोहन राकेश, उनका जन्म हुआ था 1925 में और निधन हुआ था 72 में। अब हम कवि के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। यहाँ पे लेखक मोहन राकेश का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। उनके पिता का व्यवसाय वकील थे वो, और परंतु यहाँ कवि मोहन जो है उनको साहित्य के अंदर विशेष रुचि थी। अंततः राकेश को परिचय से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ, यानी कि बचपन से ही उनको साहित्य में रुचि तो थी। इसके कारण बचपन से ही उनके घर में साहित्यिक वातावरण उनको प्राप्त हुआ था। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने यानी कि हिंदी साहित्य के कवि मोहन राकेश ने उन्होंने हिंदी में तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और उसके बाद उन्हें डीवी कॉलेज जालंधर में उन्होंने हिंदी विभाग के अंदर अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। यहाँ पे कवि ने कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन उन्होंने किया और उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे और उसके बाद वो स्वतंत्र लेखन करते रहे। हिंदी साहित्य के अंदर उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, जैसे कि कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास भी लिखे हिंदी साहित्य के और नाटक भी लिखे थे। उन्होंने उनकी प्रमुख रचनाओं में कि उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, कौन कौन सी कृतियाँ उन्होंने लिखी है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सारे उपन्यास है। कवि ने हिंदी साहित्य के अंदर कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं तो क्या आएगा कि इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कद, ये सारी कृतियाँ उनकी प्रसिद्ध उपन्यास में से मानी जाती है। और उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध नाटक भी लिखे। उन प्रसिद्ध नाटक जो है वो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस, इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है कि यहाँ पे कवि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि मोहन राकेश पहले से एक सफल कहानीकार और नाटककार रहे हैं। ये
कवि लेखक का परिचय हम लोगों ने देखा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की, उसके अलावा हिंदी साहित्य के अंदर उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी, अपने जीवन के अंदर हिंदी साहित्य को कौन कौन सी कृतियाँ और हिंदी साहित्य को आगे ले जाने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था, उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम इस चैप्टर यानी कि 8th चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में कवि मोहन राकस ने कौन सी बात को महत्व देते हुए ये चैप्टर लिखा है, उसके बारे में हम इस सेकंड पैराग्राफ में छोटा सा सारांश पढ़ेंगे कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही क्या एक्सप्लेन किया गया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये परिवेश में से लिया गया है। यानी कि कवि ने परिवेश नामक कृति जो लिखी है उसमें से ये एक छोटा सा अंश लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कवि ने गुलमर्ग जो कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है, तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि गुलमर्ग का सारा वातावरण उनको अपने में समाया सा लगता है। यहाँ पे गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो चैप्टर यहाँ पे कवि ने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता और लेखक ने वहाँ की प्रकृति की शोभा और वहाँ के अपने अनुभव के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। और इसी कारण इस चैप्टर के अंदर कवि क्या कहते हैं कि ये जो गुलमर्ग का जो वातावरण है उनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की खिड़की, गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य उनसे भुलाया ही नहीं जाता। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर गुलमर्ग की एक रात की अकल्पनीय सौंदर्य, अकल्पनीय यानी कि हम लोग जो कल्पना नहीं कर सकते उसको अकल्पनीय हम लोग कहेंगे कि अकल्पनीय सौंदर्य जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, उस सौंदर्य की बात यहाँ पे कवि ने इस अंश में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो सही, ये जो चैप्टर के अंदर कवि ये कहना चाहते हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो इस चैप्टर के अंदर कवि यह कहना चाहते हैं कि वो जब पहली बार गुलमर्ग गए थे लेखक, तो वहाँ कुछ उनको आकर्षण नहीं लगा। बस वहाँ एक खुला सा सपाट सा मैदान था और ऐसे घने जंगल के जैसे वो जो वृक्ष बड़े बड़े होते हैं वो थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और वो जो प्रकृति, गुलमर्ग की प्रकृति की शोभा के अंदर वो लीन हो जाते हैं। फिर गुलमर्ग के दिन में सूर्योदय होता है, वो कितना आकर्षक, कितना सुंदर होता है वो फिर देखते हैं। फिर धीरे धीरे करके एक रात उनको अस्मरणीय अनुभव होता है। और जो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात की बात की गई है, उस रात को जैसे बारिश बहुत तेज़ बारिश होती है, तूफ़ानी बारिश होती है और लेखक ये सोचते हैं कि ये तूफ़ानी बारिश कब उसको उस तूफ़ानी बारिश में अपने में लपेट लेंगे। तो ये जो पूरी प्रकृति सौंदर्य की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए यहाँ लेखक को गुलमर्ग जो प्रदेश है, जो सुंदर प्रदेश, कश्मीर का एक सुंदर प्रदेश है, उस प्रदेश की प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। यानी शुरुआती पैराग्राफ के अंदर वहाँ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि दिन में जो सूर्योदय होता है वो, और उस समय जो वातावरण होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और शुरुआती महीनों के अंदर लोग वहाँ पे कैसे घूमने फिरने के लिए आते हैं, उस मैदान, जो बड़ा सा मैदान जो था,
एक बड़ा सा मैदान जो है उस सपाट खुले मैदान के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यानी शुरुआती पैराग्राफ के अंदर आपको पूरे गुलमर्ग कश्मीर के एक सुंदर प्राकृतिक स्थान का दर्शन शुरुआती पैराग्राफ में दिया गया है। तो हम अभी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन यानी कि अनमना उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यहाँ क्या एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ जगह ऐसी होती है जो एक बार देखने के बाद देखने के बाद आँख एक बार देखती है और चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे उस जगह से परिचित हो जाती है। और गुलमर्ग जो है वो ऐसी जगह नहीं थी। फिर मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया था, कवि क्या कहते हैं, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यहाँ पे लेखक पहली बार जब गुलमर्ग जाते हैं तो पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षण नहीं लगा था। कुछ भी ऐसे उनको ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य का जो वो बाद में लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि वाह कितना सुंदर सौंदर्य है, कुदरती दृश्य है, जैसे आकर्षण जैसा कुछ भी नहीं लगा था। बस वहाँ था क्या, एक खुला सा सपाट मैदान और देवदार के घने वृक्ष थे। और फिर क्या एक्सप्लेन किया गया है, झुरमुट का मतलब क्या होगा कि पेड़ पौधों का जो समूह होता है उसको हम लोग झुरमुट कहेंगे। तो वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधों का समूह जो था वो था, बस और कुछ नहीं था। और यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, मैंने तो घंटे भर में पूरा गुलमर्ग जो है वो मैंने देख लिया था। वहाँ पे मुझे ऐसा आकर्षण जैसा कुछ भी नहीं लगा था। फिर मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान में एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। अभी यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, बाद में जैसे जैसे महीने पसार होते हैं, बाद में जैसे जैसे करके वक्त पसार होता है, तब उनको एहसास होता है कि पहली बार तो क्या, जैसे जैसे उस स्थल के साथ आत्मीयता धीरे धीरे बंधती जाती है। हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो पहले जाकर हम कैसे कोई ऐसे अनजान जगह पे ठहरने के लिए जाते हैं तो पहले हम लोगों को वहाँ पे वो जगह अच्छी नहीं लगती है, बट धीरे धीरे करके हम लोग जैसे ही उस स्थल पे अपना टाइम बिताएंगे, धीरे धीरे करके वो जगह हमारे लिए परिचित होती जाएगी और वो जगह फिर हम लोगों को पसंद आने लगेगी। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे लेखक के साथ होती है कि जब वो पहले गए थे तब उनको गुलमर्ग जो है वो एक साधारण सा प्रदेश लग रहा था, और धीरे धीरे करके जैसे ही वहाँ पे कुछ महीने वो रहे तब उनको एहसास हुआ कि यहाँ बाद में उनको यह एहसास हुआ कि उस स्थान को पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतनी सुंदर वो जगह है, पूरा कभी इस जगह को देखा ही नहीं जा सकता। इस जगह को यानी कि कौन सी जगह को, गुलमर्ग को। यहाँ पे शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ के व्यक्तियों के साथ जैसे आत्मीयता धीरे धीरे गहरी होती है, उसी तरह जैसे उस सपाट मैदान में एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। यहाँ पे वो जो मैदान एक सपाट के रूप में वो एक मामूली सा मैदान लगने लगा, पहली बार देखने पर लगता है। तो यहाँ पे उस सपाट मैदान को अगर ध्यान से आप देखते हो, सुंदर प्रकृति की तरह देखते हो, एक कुदरती सौंदर्य की तरह देखते हो, तो आप उस सुंदरता को
कभी ऐसे हम बोलते हैं ना कि आप नफरत नहीं कर सकते हो, उस सुंदरता की आत्मीय के साथ इतना गहरा रिश्ता बन जाता है। तो कुछ इसी तरह लेखक के साथ भी धीरे धीरे गहरी आत्मीयता व्यक्तियों के साथ और वहाँ के सारे स्थल के साथ गहरी आत्मीयता बंध जाती है। और उसके बाद अगर देखते हैं तो कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार, उसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। यहाँ पे वहाँ की सुंदरता की बात की गई है। यहाँ पे लेखक गुलमर्ग की सुंदरता की बात की गई है कि कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ की से चमकती पहाड़ियों की तरह। यहाँ पे बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर पूरा विस्तार, कि वो जहाँ पे स्वयं रह रहे हैं, वो सारा विस्तार उनको अपने में समाया सा लगता है। यानी कि वो जो सारे स्थल को बताया गया है, वो सारे स्थल के साथ उनकी आत्मीयता बन चुकी है, उनको वो प्रदेश इतना अच्छा लगने लगा है। और फिर साथ में क्या कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, दोनों कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से बिछुड़ने का, अपने से उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बन रह जाता है। यहाँ पे लेखक क्या एक्सप्लेन करते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि सुबह जब सूरज उगता है तो हम लोग उसको सूर्योदय कहेंगे, सूर्यास्त यानी कि सूरज जैसे ढलता है तो उसको हम लोग सूर्यास्त कहेंगे। तो ये दोनों संध्याएं और घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, यहाँ पे गुलमर्ग की प्रदेश की जो सुंदरता है उसके बारे में सुंदरता के बारे में एक्सप्लेन किया है, कुदरती सौंदर्य के बारे में एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ ये कहते हैं लेखक कि इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है कि जो सच में प्रकृति को निहारने में आत्मीयता बंध जाती है ऐसे व्यक्तियों को, तो उसको ये एहसास होता है जैसे वो गुलमर्ग को छोड़ के जब जाता है तो कोई अपने से बिछड़ रहा हो, ऐसा एहसास होता है। तो यह एहसास लेखक को गुलमर्ग के प्रदेश से आत्मीयता उनको बंध गई थी, अपने उस रूप से जो की इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। कि यह प्रदेश जो है वो प्रदेश के साथ जो आत्मीयता बन जाती है, वो आत्मीयता कैसे बन जाती है कि अपने उस रूप से जो इस परिचित होते हुए, कि गुलमर्ग के प्रदेश से परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बनकर वो रह जाता है। लेखक महीनों वहाँ रहने के बाद, यानी कि कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की इतनी अच्छी आत्मीयता बंध जाती है गुलमर्ग प्रदेश से कि उसे लगने लगता है जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का ही एक हिस्सा है। और वे वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के प्राकृतिक दृश्य जो है वो उनके ही जीवन का एक हिस्सा है। जैसे एक छोटे बालक को पूरे अपने फैमिली वालों से जो लगाव होता है, और कभी वो जो लगाव होता है और धीरे जैसे कोई अपना लाइफ में से चला जाता है और हमें जो अपनेपन का जो एहसास होता है, वैसा ही कुछ एहसास लेखक को इस प्रदेश के साथ लगने लगा। और फिर लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। तो इतनी अच्छी तरीके से गुलमर्ग के प्राकृतिक दृश्य से उनकी आत्मीयता बंध गई थी, जैसे उनको लगता था मेरे ही जीवन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आगे अगर हम देखते हैं चैप्टर के अंदर कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। कोपलें
कोपले फूट आती है। कोपले यानी कि नई पत्तियाँ, यहाँ पे कोपले नई नई कोपले फूट आती है यानी कि नई नई पत्तियाँ निकल आती है। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, यहाँ पे भी लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य को, दृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि गुलमर्ग प्रदेश में जो हरियाली की भरमार है, नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष के बहुत ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है और उनके कारण आकाश भी जो है वो पूरा कैसा लगने लगता है, हरा भरा लगने लगता है। तो यहाँ पे वो जो गुलमर्ग प्रदेश के बारे में, गुलमर्ग प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, प्राकृतिक दृश्य की शोभा के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हर क्षण नए अनुभव, नए रोचक की दृष्टि होती है कि हर क्षण एक नए अनुभव होता है लेखक को और हर एक क्षण रोचक की सृष्टि से, नए रोचक की सृष्टि से होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पोर्टिको का मतलब, यहाँ पे हम लोग अगर पोर्टिको का मतलब क्या होगा, बरामदा, पोर्टिको का मतलब क्या होगा कि बरामदा। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि सारे लोग जो है वो सारे लोग वहाँ पे जो पूरा आकाश जो है, पूरे आकाश के नीचे घने मैदान में घास पर बैठे हुए हैं। फिर से अगर दोहराती हूँ कि बादलों के पोर्टिको के नीचे कि जो ऊपर से बादल, जो सारे बादल गुजरते हैं तो उनके नीचे जो बाहें फैलाए सारे लोग जो है वो घास पर बैठे हुए हैं और दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ती नज़र आती है कि दूर दूर तक सैलानी यानी कि घूमने के लिए आए हुए लोग, दूर दूर तक जो घूमने के लिए आए हुए लोग जो है वो पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती हुई नज़र आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तक छिटकते हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने में समेटने लगता है। ये सारी बातें जो है वो गुलमर्ग की प्रकृति के सौंदर्य के बारे में अलग अलग तरीके से वाक्य रचना बना के यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है कि जो बादलों का समूह जो वहाँ से पसार होता है, उनके नीचे घने मैदान में सब लोग बाहें फैलाए हुए बैठे हुए हैं। दूसरी ओर अगर देखते हैं तो सैलानियों जो है वो दूर दूर तक ऐसे पंक्तियाँ घोड़े दौड़ती नज़र हुई आती है और रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ जहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से उन्हीं पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिरह जाता है और अपने में समेटने जैसा लगता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हरियाली के बीच में नए नए रंग के जो फूल दिखते हैं वो ही बनते हैं और हर क्षण एक नया अनुभव सा लगने लगता है लेखक को। हर एक नई रोचक की सृष्टि उनको लगने लगती है कि घास पर बैठे हुए लोग जो है वह तरह तरह के वस्त्र पहने हुए उठकर जाने लगते हैं और कुछ जगह पे ऐसा माहौल है कि हरियाली जो है वो चारों ओर हरियाली छाई हुई है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है कि जो बादल वहाँ से ऊपर से गुजरते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ी जगह पे अंधेरा लगने लगता है, थोड़ी जगह पे प्रकाश ढल जाता है और प्रकाश ढलने के कारण जो वो सारे जो वो कहते हैं ना हम फूलों के द्वारा वो जो पूरा सौंदर्य निखर आता है उसकी भी बात की है। और जो तितलियाँ है वो तितलियाँ जो यहाँ से वहाँ उड़कर जाती है उसके बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो सपना कुहासे के फूल में
बदल जाता है। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि यह दृश्य जो है वो संध्या काल का है, यानी कि कुहासी के फूल जो है वो हरियाली का सपना जो है वो कुहासी के फूल में बदल जाता है। यानी कि संध्या काल का जो दृश्य होता है वो पहाड़ों में जब शाम होने लगती है और धीरे 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 जैसे कोहरा सा छाने लगता है, तो वहाँ पे उसकी बात की गई है कि हरियाली का सपना, जो हरियाली चारों ओर दिखाई देती हो और जैसे शाम ढलती जाती है तो वहाँ पे कुहासे के फूल के जैसे शाम, पूरी शाम जो है उस शाम पे कोहरा सा छाने लगने लगता है और मैदान जो है सुरमई आभा ओढ़ लेता है और धीरे 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 करके फिर वो पूरा अंधेरा सा छाने लगता है। फिर जब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निठाल। ऐसी ही यहाँ पे पूरे गुलमर्ग की प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे ही पूरी तरह हरियाली छाई हुई होती है और धीरे धीरे करके शाम ढल जाती है और चारों तरफ कोहरा सा मच जाता है और मैदान जो है वो सुरमई आभा ओढ़ लेता है। धीरे धीरे करके वो पूरा मैदान जो है वो सुरमई आभा ओढ़ लेता है। चारों ओर धुंध ही धुंध है, बेबस होकर पगडंडियाँ जो है वो पतली पतली नरम बाहें फैलाए पड़ी हुई है। जब तक बादल बरसेंगे तब तक वो ऐसे ही कोमल तरीके से विस्मृत होकर, निठाल होकर वो पतली पतली पगडंडियाँ जो है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। यहाँ पे जो पगडंडी जो है वो मनुष्य के जो पैरों तले जो रास्ता बना हुआ होता है, हम लोग उसको पगडंडी कहेंगे। तो उस रास्ते पे जो बादल बरसते हैं और उसी तरीके से वो पगडंडी वहीं पे नरम बाहें फैलाए ऐसे पड़ी रहती है। उस प्रकृति सौंदर्य को भी यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से दोहराऊंगी कि पहले पैराग्राफ के अंदर शुरुआत में कवि ने प्रकृति का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। हर एक प्रकृति को किसी न किसी के साथ कंपेयर करके यहाँ पे प्रस्तुत करने का